आज है 18 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये 16 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, उसके बाद ही है उसी में यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस 2022 ये दिया गया 3 एंटिटीज़ को, फ्रैंका माई सुलेमान यंग जो कैमरून के थे, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओज एफ्रो गिवनेस, ठीक है, और पॉजिटिव यंग अफ्रीका, इन 3 एंटिटीज़ को दिया गया। उसके बाद फिफ्थ इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइबर पॉलिसी डायलॉग, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एंड प्लान ऑफ एक्शन 2020-25 के अंडर में हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडियन केमिकल काउंसिल का चौथा एडिशन हुआ। ठीक है, इसका कॉन्क्लेव नई दिल्ली में हुआ और इसकी थीम जो थी वो बोर्ड रूम टू कम्युनिटी, ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशन सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस। उसके बाद कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये इंडिया में सबसे ऊंची संस्था है ऑडिटिंग के लिए। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ऑडिट करती है ये। कॉन्स्टिट्यूशन की चैप्टर 4 में इसका मेंशन है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 के तक इसी के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 151 कहता है कि जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। प्रेसिडेंट उसको जो दोनों सदन है पार्लियामेंट के उसमें मतलब रखेंगे। ठीक है, उस रिपोर्ट्स को। और आर्टिकल 279 है वो नेट प्रोसीड्स के बारे में है कि ये इसकी नेट प्रोसीड्स को फाइनली सर्टिफाइड जो कैग है वो कैग ही उसको सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 में है कि कैग जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा मतलब अपॉइंट होगा। ठीक है, और इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ठीक है, उसी तरह ही हटाया जा सकता है। और ये इनकी जो अवधि होती है 6 साल की होती है, 65, जो भी उसमें से सबसे कम होगा उतने दिन तक वो रहेंगे। ठीक है, फिर कैग के फंक्शन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसके जो भी अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उसका ही ऑडिट करती है। उसके अलावा जो कंटेंजेंसी फंड्स होते हैं या पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया है, उससे जो भी खर्चा होता है उसको भी ये मतलब ऑडिट करती है। इवन जो स्टेट का कंटेंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड है उसको भी ये ऑडिट करती है। ठीक है, और ये वो सारे ही ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, उन सबको अकाउंट मतलब ऑडिट करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू से चलती हैं जो भी बॉडीज़, उनके रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर, उनको भी ऑडिट करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज या कॉरपोरेशन बॉडीज़, ठीक है, और जिसमें भी जिसके लिए लॉ बने हैं, लॉ में मेंशन है कि इसको ऑडिट करेगी कैग, तो वो करती है। इवन इसके अलावा प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर किसी दूसरी बॉडी को कहते हैं कि इसको ऑडिट कर लो, जैसे गवर्नर के केस में लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो उनको भी ये ऑडिट करती हैं। फिर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़, ये एक MOU साइन किया गया इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी और RBI के बीच में। ठीक है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, गुजरात में ही। ठीक है, ये बनी थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट के तहत। ठीक है, 2020 में बनी थी, वो एक्ट 2019 में पास हुआ था। जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप और रेगुलेट करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में। ठीक है, वो जो एक गिफ्ट सिटी बना है, ठीक है, उसी में ही ये सेंटर है और वहाँ पे जितनी भी एंटिटीज़ हैं, फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उसको ये रेगुलेट करती है। ठीक है, इसके पहले जब ये अथॉरिटी नहीं थी तो हमारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं जैसे RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI, ठीक है, ये सब उसको रेगुलेट करती थी मिलके। तो उसमें मतलब कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि किसके उसमें आएगा। ठीक है, इसलिए एक अलग बॉडी बनाई गई जो इन सबको एक साथ वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पर देखती है। फिर है बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े जो लैंड बायोम है, ठीक है, उसमें आते हैं। और अभी यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ फॉरेस्ट फायर की वजह से इनको नुकसान पहुँच रहा है बहुत। ठीक है, बोरियल इकोजोन की बात करें तो 8 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेनली पाए जाते हैं, कनाडा, चाइना, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और इनकी डिफिनेशन दी गई है कि ये बहुत हाई अल्टीट्यूड पर होते हैं जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 6 से 8 महीने तक वहाँ पे मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। और इनकी मिनिमम हाइट जो है वो 5 मीटर तक होती है और इसमें 10% की कैनोपी भी होती है, कैनोपी कवर। ठीक है, और इसमें कॉनिफोरस ट्रीज होती हैं, ठीक है, पाइन के, स्प्रूस के, फर के। ठीक है,
सर्कमबोरियल बेल्ट फॉरेस्ट जो है वो करीब 30% है पूरी दुनिया के फॉरेस्ट का, ठीक है। और बोरियास जो नाम आता है वो ग्रीक गॉड के नाम से आता है, ग्रीक गॉड ऑफ नॉर्थ विंड, ठीक है। और बोरियल फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के 2 गुना कार्बन होल्ड कर सकते हैं। और इनको थ्रेट किस चीज़ से, फॉरेस्ट फायर से, परमाफ्रॉस्ट जो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन जो इंसेक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, और वार्मिंग टेम्परेचर से। फिर है ड्रंकन ट्रीज। ड्रंकन ट्रीज क्या है, वो ट्रीज है जो टिल्ट, आपने कई बार देखा होगा, वो टिल्ट रहते हैं पेड़, ठीक है। वो वहाँ पूरा पूरा जंगल ऐसे आड़ा तिरछा रहता है। ऐसा क्यों होता है कि उनके नीचे परमाफ्रॉस्ट रहती है, ज़मीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट रहती है। परमाफ्रॉस्ट मतलब बर्फ जमी रहती है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, तो वो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो वो ज़मीन जो है वो ऊपर नीचे कहीं कहीं हो गई है, ठीक है। इसलिए वो जो पेड़ हैं वो तिरछे हो जाते हैं, ठीक है। वो उसी स्टेट में रहते हैं, उसी स्टेट में बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद साइबेरियन रबी थ्रॉट, ये एक बर्ड है। इसका जो IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, और CMS में मतलब माइग्रेटरी जो स्पीशीज़ हैं, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ में अपेंडिक्स 2 में आती हैं, ठीक है। राइनो हॉर्न्स, अभी एक जो रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई साइट्स की, जो पनामा में COP चल रही है, ठीक है, वहाँ पर एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की, उसमें बताया गया कि इंडियन राइनोस का शिकार अभी भी हो रहा है, और खासकर उनके हॉर्न की वजह से, ठीक है। जो इंडियन राइनोस हैं उनको ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस कहा जाता है, ठीक है। इनका जो स्टेटस है वो अभी वल्नरेबल IUCN में, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, ठीक है। इंडियन राइनोस के अलावा 4 और राइनोस होते हैं, जैसे वाइट राइनो और ब्लैक राइनो, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। सुमात्रन राइनो और जावा राइनो ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी जो लैब ग्रोन मीट है उसको US फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, उसने वहाँ क्लियरेंस दे दिया वहाँ पर कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ओके है US में, ठीक है। लैब ग्रोन मीट की बात करें तो इसमें एनिमल के सेल को कल्चर करके वो मीट बनाया जाता है, ठीक है। लिविंग सेल्स को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रखा जाता है, और उनको ग्रो करने का वो मतलब रहता है सारा इन्वायरमेंट, कि वो ग्रो करें और वैसा मीट डेवलप होगा। इनका टेस्ट वेस्ट सब वैसा ही होता है, न्यूट्रिशन में भी ये सही होते हैं, ठीक है। इवन जो फैट वगैरह कंटेंट जो हम देखते हैं नेचुरल मीट में होता है, उससे कम ही रहता है इसमें, ठीक है। सिंगापुर पहला ऐसा कंट्री था जिसने कल्चर्ड मीट को अपने यहाँ पे अलाउ किया था। फिर है बाली यात्रा। बाली यात्रा का मतलब है वॉयज टू बाली, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फेयर फेस्टिवल होता है कटक में महानदी नदी के किनारे, ठीक है। और बहुत पुराना है, ये कलिंगा के टाइम से है, और उस टाइम से माना जाता है कि ट्रेड रिलेशंस इंडिया का और जो साउथ ईस्ट एशिया भी है, ठीक है, उससे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। खासकर जो अभी इंडोनेशिया, मलेशिया और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है, उनसे ट्रेड रिलेशन था, उसी को ही अभी भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी बोट्स बनाते हैं बनाना स्टेम से, और उसको वहाँ पर छोड़ते हैं, जिसको बोइता बंदना या वर्शिपिंग ऑफ बोट्स कहते हैं, ठीक है। फिर है नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस। ये ग्रीक वर्ड्स है, नार्को जिसका मतलब है एनेस्थीसिया या टॉर्पोर, ठीक है। इसमें साइकोट्रोपिक ड्रग दिया जाता है जिससे बॉडी सेडेट हो जाती है, ठीक है। आमतौर पर सोडियम पेंटोथॉल का यूज़ करते हैं, जिसको ट्रूथ सीरम भी कहते हैं। इसमें इंसान जैसे नशे की हालत में हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो न्यूट्रलाइज कर दी जाती है, ताकि वो झूठ ना बोल पाए। ऐसा माना जाता है कि इस स्टेट में इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा, तो जो भी उसके मतलब जो भी रिस्पॉन्स होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में दूसरे रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा मटेरियल या पदार्थ उसमें नहीं डालते इंसान में। पॉलीग्राफ टेस्ट में ऐसा कोई ड्रग नहीं देते हैं, उसमें अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इंसान की जो अलग अलग चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, इन सबको मेजर करते हैं, ठीक है, ताकि जब कोई क्वेश्चन दे तो वो किस तरह रिस्पॉन्स करता है, और इन सब पे क्या वेरिएशंस आते हैं इन सारे पैरामीटर्स पर, उसको चेक किया जाता है। कहते हैं नहीं कि वो झूठ बोलने पर आदमी उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हो सकता उस पर्सन की, एक्यूज की परमिशन के बिना, ठीक है, उसकी कंसेंट ज़रूरी है। और उसके साथ ही उनको बताना होगा कि उसमें क्या मतलब फिजिकल या इमोशनल चेंजेस आ सकते हैं। उसमें लॉयर भी रहेगा वहाँ पर उस एक्यूज का। और इसको लेकर NHRC ने गाइडलाइन भी जारी की थी 2000 में, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन अक्यूज, ठीक है। और इसका जो कंसेंट होता है, मतलब जो एक्यूज का कंसेंट होगा उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कोर्ट में भी जब अगर रिकॉर्ड हो जाता है कंसेंट के बाद, जो भी एविडेंस मिलेगा उसमें, उसको कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।